Good morning, students. Today we will start a new chapter, isoquant curves. What is an isoquant curve? Producer's optimization is the situation in which the producer is earning maximum profits. And if it is talk about isoquant curve, then it is a technical relation showing how inputs are converted into outputs. It is an efficiency relation showing the maximum amount of output with the given amount of input. अगर हम बात करें आइसोकेंट कर्व की तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोकेंट कर्व है जो वो क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो मैंने आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन फंक्शन में भी यही बात बताई थी कि ये रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट में। लिटिल डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन फंक्शन और आइसोकेंट कर्व में। प्रोडक्शन फंक्शन भी तो रिलेशनशिप ही बताता था इनपुट और आउटपुट के बीच में। इंक्रीजिंग रिटर्न बताया आपको मैंने, डायमेंशिंग रिटर्न बताया, कांस्टेंट बताया, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। लेकिन आइसोकेंट कर्व भी वही बात बताता है। डिफरेंस क्या है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है या फिर थ्योरी प्रोडक्शन है वो तो हमें बताता है एक टेक्निकल रिलेशनशिप इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच में, और अगर हम बात करें आइसोक्वेंट कर्व की तो ये हमें बताता है एफिशिएंसी रिलेशन इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। सो आइसोक्वेंट कर्व इज दैट कर्व which shows the different possible combination of two factor inputs yielding the same amount of output. लाइक लैंड एंड लेबर, आपने दो इनपुट्स लगा दिए और आपको आउटपुट मिली उसकी कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, एक आइसोकेंट कर्व है जो हमें रिलेशनशिप बताता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। तो नेक्स्ट कुछ अजम्पशंस हैं इसकी। फर्स्ट है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया कि लैंड एंड लेबर, आपने दो फैक्टर लिए इनपुट के और एक आउटपुट बनाई इनको यूज़ करके। तो ये क्या है, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं एक आउटपुट को या फिर उन इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्जन करने के लिए। नेक्स्ट है कांस्टेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स हमारी कौन सी रहेंगी, दोनों फैक्टर्स की कांस्टेंट रहेंगी, डिविजिबल होंगे फैक्टर्स और एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस होगा। अगर हम बात करें लैंड लेबर की, आप देखो जो लैंड है ना उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स्ड रहेगी। लेबर को आप क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है आपस में वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। देन इसको हम टेबल और एक कर्व के थ्रू समझेंगे। आइसोकेंट शेड्यूल है सबसे पहले तो आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो ABCD का, कैपिटल और लेबर। देखो यहाँ पर भी दो फैक्टर हैं, आप लेबर और कैपिटल की जगह पर आप लैंड भी ले सकते हो। देखो कैपिटल है 90 60 40 30, लेबर है आपकी 10 20 30 40, और आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, 100 की मिल रही है। मीन्स क्या है, अगर आपने कैपिटल की 90 यूनिट्स और लेबर की 10 यूनिट्स लगा दी तो भी आपको आउटपुट 100 की मिल रही है। अगर आपने 60-20 कर दी तो भी 100 की। तो आपका ये कौन सा कर्व शो कर रहा है, आइसोकेंट कर्व शो कर रहा है कि इनपुट्स और आउटपुट की कितनी क्वांटिटी लगाने से जो आपकी आउटपुट है वो कैसी रहती है। तो नेक्स्ट इसका एक स्लोप है, ये भी देख लीजिए आपने डिमांड कर्व वगैरह में और इंडिफरेंस कर्व में ही कर लिया है सब कि ये डिमांड कर्व होता है जो डाउनवर्ड स्लोप होता है। देन MRTCS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा की अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा की मीन्स चेंज इन कैपिटल, एल मीन्स चेंज इन लेबर। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोक्वेंट मैप। It refers to family of isoquant curves placed in one diagram. आइसोक्वेंट मैप से पहले हमने इनडिफरेंस मैप भी कर लिया है। इनडिफरेंस मैप में भी यही बात थी कि सभी जो कर्व्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते थे, इनडिफरेंस कर्व कहते थे या फिर इनडिफरेंस मैप कहते थे। तो सेम आइसोक्वेंट मैप क्या है, फैमिली ऑफ आइसोक्वेंट कर्व्स है। जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आइसोक्वेंट कर्व के सेम है जैसे हमने इनडिफरेंस कर्व के करैक्टरिस्टिक्स किए थे। लाइक आइसोकेंट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इनडिफरेंस भी डाउनवर्ड जाता था। आइसोकेंट कर्व कन्वेक्स टू द रीजन, वो भी कन्वेक्स था। इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इनडिफरेंस और आईसी कर्व भी जो था इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करता था ईच अदर। तो अगर हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकेंट कर्व तो दीज आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। आप एक की प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लीजिए, आइसोकेंट कर्व और इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज हायर द आइसोक्वेंट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। सेम है, वो भी आईसी में भी बताया था आपको। नॉलेज ऑफ द केस ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो रहे हो तो उसकी आपको क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, दो फैक्टर्स लिए हमने, कैपिटल और लेबर। अगर आप देखो कैपिटल को 90-60 कर रहे थे, फिर आप 80-40 कैसे भी कर रहे हो, आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने फैक्टर तो वेरी कर लिया, पहले आप लैंड ज़्यादा कर रहे थे यूज़, लेबर कम कर रहे थे, या फिर आप कैपिटल कम कर रहे थे, लेबर ज़्यादा, तो ये ना हो कि आपका उसकी प्रोडक्शन पर या फिर कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़े। देन रिज लाइन्स, रिज क्या होता है, कोई भी चीज़ जब फिक्स रहती है। देन तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कर ली आइसोक्वेंट की और मीनिंग भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है आइसो कॉस्ट लाइन, ये भी कर लेते हैं आज। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है, जो कम्बिनेशन होता है ना फैक्टर्स का, वो किस कॉस्ट का जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। देखो अगर हम बात करें, दो फैक्टर्स हैं, एक लेबर थी एक कैपिटल थी, इनको कम्बिनेशन करके, इनका कंबाइन करके आपस में हमें कितनी कॉस्ट राइज होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन कह सकते हैं। इट शोज द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट विल रिजल्ट इन सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। तो फर्क किस चीज़ का है, टोटल कॉस्ट का है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस करेंगे आइसोक्वेंट कर्व एंड इनडिफरेंस कर्व में। थैंक यू।